हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो पसंद आए एंड तक देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर ड्रॉप कीजिएगा। अब शुरू करने से पहले एक बहुत ही डीप सॉरी मेरी तरफ से, अपॉलॉजी एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा। तबीयत खराब थी, 7 दिनों से थोड़ा सा सही नहीं था मामला, इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके नहीं आ पाया। लेकिन अब सब कुछ भला चंगा सी, तो अब हम लोग एकदम फुल फ्लेज्ड मोड से अपनी लर्निंग को कंटिन्यूएशन में रखेंगे। ठीक, तो इसी बात पे हम लोगों ने लास्ट सेशन में, देखिए मैंने कहा था आपको कि मैं एक क्वेश्चन सेशन लेके आऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन सेशन में नहीं लेके आके पहले मैं आप लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चंस हम लोग इसके बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम का जो लिंक पिंड रहेगा कमेंट में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चैनल के अबाउट में है, जाइए वहां से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्वेश्चनएयर पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो वहां से अटेम्प्ट कीजिएगा पहले, उसके बाद में फिर हम लोग आगे चल के उसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अब सवाल यह पैदा होता है कि सर डायमेंशनल एनालिसिस तो ठीक है, डायमेंशंस क्या होते हैं? अगर आम भाषा में देखा जाए, अगर आम भाषा में समझा जाए तो डायमेंशंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट एग्जैक्टली आर डायमेंशंस, हाउ दे आर गोइंग टू बी डिफाइंड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डायमेंशन। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डायमेंशन का मायने क्या है, डायमेंशन का मीनिंग क्या है। अगर डायमेंशन का मीनिंग हम लोगों ने समझ लिया तो उसके बाद में तो चीजें आसान हो ही जाएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं जरा हम लोग डायमेंशन क्या है। तो अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बुकिश लैंग्वेज समझा देता हूं, क्योंकि किताब वाली लैंग्वेज पहले समझ लीजिए, उसके बाद में उस मीनिंग क्या है, उसका रियल फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जरा हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन की डेफिनेशन समझ लेते हैं। डायमेंशन वो पावर है, डायमेंशन इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये वो फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स जो बेसिकली हमने देखी थी 7 है, तो उन फंडामेंटल यूनिट्स की पावर है जिसकी मदद से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दिखा सके, ठीक। आइए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है फंडामेंटल फिजिकल में, अभी क्लियर कर देता हूं। दीज आर द पावर्स of the fundamental, these are the powers of the fundamental mental quantities, powers of the fundamental quantities which are used to express any physical quantity, एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्या चीज हो गई? फंडामेंटल क्वांटिटीज की ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, इट इज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन एनी फिजिकल क्वांटिटी। कई बुक्स में आप ऐसी डेफिनेशन भी देखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां समझ में आ रहा है कि पावर की बात हो रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी यानी फंडामेंटल यूनिट्स की बात चल रही है, और साथ के साथ में फिजिकल क्वांटिटी की भी कुछ ना कुछ बात हो रही होगी, तो हमें यह देखना है। अब अगर यहां पे डायमेंशंस की बात करें तो हमारे पास में मोर और लेस फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7। तो डायमेंशंस भी मोर और लेस लगभग कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट है जिनमें हम डील करते हैं। और अब थोड़ा सा देसी भाषा में देखते हैं कि यह बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पे वॉल्यूम को उठा के देखें, है ना, अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम को डिफाइन किया जाता है मीटर क्यूब, यूनिट इसकी क्या है? मीटर क्यूब। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब यह है कि लेंथ 3 बार आएगा। कैसे सर, समझ में नहीं आया? आप देखो ना, अगर मान लो कोई क्यूब है या क्यूबॉइड है फॉर एग्जाम्पल, और उस क्यूबॉइड में एक लेंथ की ज्योमेट्री होगी, एक विड्थ की ज्योमेट्री होगी और एक हाइट भी होगा,
तो अगर कभी भी आपको इसका वॉल्यूम देना होता है तो आप LWH कर देते हो, यानी कि 3 लेंथ के कंपोनेंट आ रहे हैं। लेंथ मतलब आप विड्थ को भी लेंथ ही समझिए, क्योंकि विड्थ बता क्या रहा है, पीछे की तरफ उसकी लेंथ, हाइट बता क्या रहा है, ऊपर की तरफ उसकी लेंथ, सही है। तो इसमें लेंथ के 3 कंपोनेंट हैं, ये पावर हो गई और इसका ये डायमेंशन हो गया। अब आप पूछेंगे सर इसमें मास कितना है, मैं बोल दूंगा मास है ही नहीं, 0 है, खत्म बात। आप सर इसमें टाइम कितना है, वॉल्यूम बनाने के लिए टाइम थोड़ी चाहिए, 0, बात खत्म, सही है। उसी प्रकार से आप एरिया को देख लीजिए ना, लीजिए चलिए, एरिया मीटर स्क्वायर, यानी आप समझते हैं इसमें L2 आ जाएगा। अब यार इस L2 का क्या मतलब है, इसमें 2 ही चीजें चाहिए, 2 ही लेंथ चाहिए। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो इसका जो एरिया आएगा ना, वो एरिया क्या हो जाएगा यार, वो हो जाएगा L इंटू W, सही बात है। यहां ना टाइम की जरूरत है ना मास की जरूरत है, टेम्परेचर वेम्परेचर किसी की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, बहुत सिंपल भाषा में, क्लियर। अच्छा, और एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए आप बोलते हैं, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चलते हैं, डेंसिटी को। डेंसिटी दिया जाता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी इसकी यूनिट आ जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। अब यहां जब आप देखोगे तो इसमें m कितनी बार आया है, केजी मास कितनी बार आया है, 1 बार, m1। लेंथ कितनी बार आया है, पर मीटर क्यूब है, यानी ऊपर ले जाओगे पावर -3, सही है। टाइम वगैरह कुछ चाहिए क्या इसमें, नहीं चाहिए, बात खत्म। सो ये डेंसिटी हो गया। डेंसिटी कैसे दिया जाएगा, केजी। तो इससे पता क्या चल रहा है, कितना मास आया इसमें, 1 बार आया। लेंथ कितना, 3 बार, माइनस का, अपॉन में है ना। अगर ऊपर होता जैसे मास इंटू वॉल्यूम होता, ml क्यूब हो जाता, टाइम वाइम की कोई जरूरत नहीं है। वेलोसिटी देख लीजिए, अब वेलोसिटी के लिए आपको एक लेंथ का डायमेंशन चाहिए और एक आपको टाइम का चाहिए, मीटर पर सेकेंड ना, लेकिन टाइम का अपॉन में, तो इसीलिए LT-1 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप सोच रहे थे ना पावर, फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटीज ये हो गई, उनके डायमेंशंस ये हो गए, और फंडामेंटल क्वांटिटीज ये हो गई, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, ये फंडामेंटल है। और कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज मिला के एक फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं, ये डायमेंशंस बताता है, एकदम सिंपल भाषा में आपके सामने। अरे बोलो यार, एकदम सिंपल भाषा में, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। काइंडली कॉपी डाउन, फिर आगे चलते हैं। चलिए, आई गेस ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में ऐसी कहानी निकल के आती है। अब अगर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को आगे लेके चलें, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं, तो थोड़ा सा डायमेंशंस वगैरह देखते हैं, कुछ एक चीजों का स्पेशल जो है। जैसे मान लीजिए हम लोग वेलोसिटी की बात कर लेते हैं ना, वेलोसिटी को दिखाया जाता है v से, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। देखिए, बिना यूनिट के डायमेंशन पे जाना बेवकूफी है। मेरे हिसाब से आप सीधे सीधे यूनिट देखिए, यूनिट के हिसाब से चलिए,
क्यों, कैसे, देखिए मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ को दर्शाती है, और सेकेंड टाइम को, टाइम -1 है, एल टी -1, तो इसको क्या कहा जाता है, एल टी -1। खत्म, वेलोसिटी हो गया आराम से। आइए एक्सेलरेशन देखते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या बता रहा होगा, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है ए बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं जी, यानी कि एल एक बार है और टाइम कितनी बार है, -2, कितना हो गया, एल टी -2। यस, एक्सेलरेशन हो गया। मास की, अगर मैं सिर्फ मास की बात कर लूं, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी एम, यूनिट क्या आ जाती है, केजी, तो कितना आ गया, देखो मास कितना, मास का कितना क्वांटिटी है, 1, लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है, तो सीधे सीधे हम लोग इसे क्या बोल देंगे, एम, ठीक है ना, मास बता रहा है 1 kg, खत्म, 1 kg 2 kg जितना भी है। अच्छा, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी देख लिया हमने, एक काम करते हैं, फोर्स ले लेते हैं। फोर्स की का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट इसकी एसआई यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, न्यूटन लेते हैं जी, न्यूटन ही ना लेते हैं। अच्छा, तो 1 न्यूटन कितना हो जाएगा, मास का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो मुझे लगता है साफ साफ दिख रहा होगा, 1 न्यूटन बराबर, इसमें कितनी बार मास आया, एक बार, कितनी बार लेंथ आया, एक बार, और टाइम कितनी बार आया, -2 बार, खत्म। ये हो गया क्या, एम एल टी -2, यानी कि एम एल टी -2। ये क्या आ गया आपका, डायमेंशंस आ गए, किसके डायमेंशंस आ गए, फोर्स के आ गए, बात ही खत्म। सही है, ये बात हो गई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, फोर्स हो गया, वर्क देख लेते हैं। वर्क को डिफाइन कैसे किया जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, ये बताइए फोर्स को कैसे कहेंगे आप, न्यूटन से कहेंगे, और एक्स तो लेंथ है, मीटर है, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, न्यूटन क्या हो गया था आपका, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक और मीटर यहां पे है, तो अब क्या करें, मीटर मीटर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे एक बात बताइए, इसमें मास कितनी बार आ रहा है, एक बार, लेंथ कितनी बार आ रहा है, 2 बार, टाइम -2, तो वर्क के लिए डायमेंशंस क्या आ गई, एम एल टू टी -2, खत्म। सही है जी, एम एल टू टी -2, बात ही खत्म। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख के चलते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रही हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में। अगर हमें कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी है, रिप्रेजेंट करनी है, दिखानी है, तो हमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज लगेंगी, यही क्या बताता है, डायमेंशंस बताते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे इसको रिप्रेजेंट करने में वर्क के लिए हमें एक बार मास लगा, लेंथ हमें 2 बार लगा, और टाइम -2, पावर -2, क्यों, क्योंकि वो नीचे है। सही है, आई होप इट इज क्लियर। काइंडली कॉपी डाउन, फिर आगे चलें।
चलिए, आई गेस ये आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं समय दे देता हूं 2 से 3-4 मिनट, आप लिख लीजिए। अगर फिर भी छूट रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, वैसे भी रिकॉर्डेड है। लाइव हम लोग शुरू करने वाले हैं, टारगेट आपको बता चुका हूं, जितना हो सके दिल खोल के शेयर करो यार। लाइव अपन लोग आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। आइए आगे देखते हैं। ये हो गया। चलिए चार्ज को देख लेते हैं, चार्ज पे चर्चा कर लेते हैं। चार्ज को दिया कैसे जाता है, क्यू, सही है। अब इसमें सर क्या मास, क्या नहीं, आओ देखते हैं। अगर ये चार्ज क्यू है तो मुझे लगता है करंट को डिफाइन हम लोग क्यू बाय टी करते हैं, नहीं? तो चार्ज की डेफिनेशन क्या आ गई, आई इंटू टी। क्योंकि ध्यान रहे चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है, लेकिन चार्ज का कोई भी आप फंडामेंटल यूनिट में चार्ज को नहीं देखेंगे, कूलाम्ब को नहीं देखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। सो Q को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, I इंटू टी है ना, I हो गया एम्पेयर और ये हो गया सेकंड। तो यानी कि Q की डायमेंशंस क्या आ गई, एम्पेयर कितनी बार आया 1, और टाइम कितनी बार आया, 1 बार आया। तो ये कितना आ गया, AT, सही है। अच्छा, इसमें और डिटेल में जाना है क्या, तो आओ देखो। यहां मास कितनी बार है, 0 बार, लेंथ कितनी बार है, 0 बार, टाइम 1 बार है, और एम्पेयर भी 1 बार है। यानी कि ये कितना हो गया, Q बराबर AT, सही है। फंडामेंटल यूनिट आ गई ना, फंडामेंटल क्वांटिटी थी एम्पेयर, ध्यान रखना। चलिए बहुत बढ़िया, चार्ज हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। चार्ज के पश्चात हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है सर, 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा था, 11वीं में भी पढ़ेंगे आप। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जब न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, when Newton gave his law of gravitation, he proposed it with a constant, एक कांस्टेंट के साथ उसने प्रपोज किया। वो कांस्टेंट क्या था, ध्यान दीजिए, G, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। यूनिट अभी देखेंगे, सही। फोर्स के बारे में क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाती है, वो कहलाती है Gm1 इंटू m2 सॉरी अपॉन में r²। क्लियर है। अब कभी हम लोगों को ऐसे अगर सॉल्व करना हो तो हमें कुछ नहीं करना, इधर उधर करना है बस। तो ये हो गया Fg इंटू r² अपॉन में m1 इंटू m2, यही हो गया कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर ये कैपिटल G हुआ तो हम लोग यहां पे देखें, कैपिटल G जो आया, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसकी क्या है, मीटर स्क्वायर, और यहां पे क्या आ गया, kg इंटू kg यानी kg², शॉर्ट में लिख दिया। अब ये बताइए, न्यूटन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, न्यूटन सिंप्लीफाई करने पे कितना हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं? अच्छा, यहां पे मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है और kg² ये रहा, इससे ये कट जाएगा, यानी G की जो अल्टीमेट यूनिट आई वो आ गई मीटर क्यूब पर kg सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब जब आप इसे लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, इसमें मास कितनी बार आ रहा है, -1, इसमें लेंथ कितनी बार आ रहा है, 3, और टाइम कितनी बार आ रहा है, -2। हो गया, यह है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। आई होप इट इज क्लियर, आशा करता हूं ये अच्छे से आपको समझ में आया हो। तो ऐसे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स को की डायमेंशंस को देख के चलेंगे। वैसे ही पावर के लिए भी आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग अगर पावर की बात करें, यहां पे जगह नहीं है, अलग कलर से लिख देता हूं। मान लीजिए पावर की बात करता हूं, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क पर यूनिट टाइम, सही बात है। तो वर्क पर यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, वर्क होता है न्यूटन मीटर पर यूनिट टाइम, टाइम की यूनिट क्या आती है, हमेशा सेकंड आती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे न्यूटन को कैसे लिखोगे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे क्या आ गया, मीटर, और नीचे क्या है, ऑलरेडी सेकेंड है, ये हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। अब आपसे कोई पूछे कि सर पावर के लिए क्या बोलेंगे आप, तो सर आप कुछ मत कीजिएगा, आप बस यहां पे देखिए मास कितनी बार है, 1 बार, लेंथ कितनी बार है, 2 बार, टाइम कितनी बार है, पावर ऊपर गई ना, -3 हो गया, यानी
पावर कितना आ गया, इसकी डायमेंशंस क्या आ गई, ml2t-3 या t इनवर्स क्यूब, खत्म। ये पावर ऐसे देखी जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। ये बताइए समझ में आया या नहीं। ऐसे हम लोग इसको लेके चलेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कृपया कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आई गेस ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यार ये डायमेंशंस देखना आया। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा सर एनर्जी क्या है, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम रहेगा, यूनिट सेम रहता है ना, तो बेसिक डायमेंशंस भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। तो डायमेंशंस पे ये बात हो गई। अच्छा, आपके स्कूल्स में क्या करते हैं, आपको बोल देते हैं कि ये जो पिछला एक एनसीईआरटी के पीछे एक अपेंडिक्स टेबल दी हुई है, आप उसको रट लीजिए। कुछ नहीं रटना है मेरे भाई, कुछ भी नहीं रटना है। लेट मी टेल यू दिस, आपको सिंपली क्या करना है, आप कोई भी क्वांटिटी को देखिए, उसकी डेफिनेशन पढ़िए, और उसकी डेफिनेशन में देखिए ये सिंप्लीफाई किस किस में हो रहा है, बस कर डालिए, हो जाएगा। मास लेंथ साथ ही आ सकते हैं, मास और सबसे कॉमन मास लेंथ टाइम होगा, फिर और कुछ आया तो टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, केल्विन, और कुछ आया तो करंट आ सकता है, ठीक है, फिर मोल होता है और कैंडेला होती है। तो ये दोनों तो फिजिक्स में कम ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये 5 आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा ये। अच्छा, एक नोट पॉइंट देखिए, ध्यान से सुनिए, यूनिटलेस वर्सेस डायमेंशनलेस। दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिटलेस वर्सेस डायमेंशनलेस। एक होता है यूनिटलेस होना, एक होता है डायमेंशनलेस होना। यूनिटलेस होने का मतलब है यूनिट ही नहीं है कोई, विदाउट यूनिट, जैसे नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स में आपके सारे आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा एटसेट्रा, पाई, ठीक है, एंड आपके कांस्टेंट्स आ गए सारे, तो ऐसे आपके यूनिटलेस हो गए, ठीक। डायमेंशनलेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो विदाउट डायमेंशंस, विदाउट डायमेंशंस। एग्जाम्पल इसका रेडियन एंड स्टे रेडियन, याद आया भैया? रेडियन और स्टे रेडियन में जब आप देखोगे तो रेडियन और स्टे रेडियन यूनिट्स हैं, लेकिन डायमेंशंस नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि एंगल को कैसे देते हो आप, एंगल कैसे दिया जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। अगर एंगल को आर्क अपॉन रेडियस, आर्क बटे रेडियस दिया जा रहा है, तो वो हमेशा थीटा जो आया आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्मेट में, ये थीटा क्या बता रहा है, देखो कोई डायमेंशन नहीं, कोई डायमेंशन, लेंथ बाय लेंथ, डायमेंशन खत्म, सही है, डायमेंशनलेस है। यूनिटलेस
पाई है, उसकी कोई यूनिट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये यूनिट होने के बावजूद डायमेंशनलेस है, रेडियन और स्टेरेडियन। इस नोट पॉइंट को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग कवर करेंगे वो है डायमेंशनल होमोजेनिटी। अब ये डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या चीज है भाई, ये देख लेते हैं। तो आइए जरा गौर कीजिए, डायमेंशनल होमोजेनिटी को हम लोग कैसे समझेंगे। अगर मैं डायमेंशनल होमोजेनिटी की बात कर रहा हूं तो एनी इक्वेशन हैज टू बी डायमेंशनली होमोजीनियस। इसका मतलब यह हुआ दैट इज डायमेंशनल। अच्छा एक चीज और, पाई यहां पे एज अ नंबर बोल रहा हूं मैं, जो नॉन रिपीटिंग नेवर एंडिंग डिवीजन का प्रोडक्ट पाई है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं कोई पाई टर्म या पाई क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, राइट। आइए यहां देखिए, एनी इक्वेशन हैज टू बी डायमेंशनली होमोजीनियस। कोई भी इक्वेशन है उसे डायमेंशनली होमोजीनियस होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, राइट हैंड साइड डायमेंशंस इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशंस। यही डायमेंशनल होमोजेनिटी की निशानी है, ठीक है। यही क्या है, डायमेंशनल होमोजेनिटी की निशानी है। इसका एप्लीकेशन कहां कहां आता है, इसका एप्लीकेशन आता है मॉडलिंग एंड सिमिलिट्यूड में। अब बताता हूं इसका मतलब क्या है। देखिए कोई भी आपके पास में कॉन्सेप्ट है, कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो सबसे पहले उसका मॉडल बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने टाइटैनिक डिजाइन कर रहे हैं और उस टाइटैनिक को, शिप को आप समुद्र में उतार के टेस्ट करेंगे, ये तो फिर पूरा का पूरा मतलब मामला ही खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो आप क्या करेंगे, उसका एक छोटा मॉडल बनाएंगे और उस पर टेस्ट करेंगे, और फिर टेस्ट करके आप चेक करोगे, उस रिजल्ट्स को एक्सट्रापोलेट कर दोगे कि हाँ अगर ये सेफ है इस कंडीशन में तो वो भी उस कंडीशन में सेफ होगा। दैट इज नोन एज मॉडलिंग एंड सिमिलिट्यूड, राइट। क्लियर है। तो बिना डायमेंशनल होमोजेनिटी के मॉडलिंग एंड सिमिलिट्यूड नहीं हो सकता। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल हम लोग देखेंगे, आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। आप अभी के लिए कॉपी कीजिए, फिर आगे चलते हैं। कॉपी डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेंडुलम है, और आगे चल के आप पढ़ेंगे एसएचएम में, इसे आगे एक चैप्टर है कि अगर इस पेंडुलम बॉब को हम डिस्टर्ब करें तो ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा और अपनी इस मीन पोजीशन के अबाउट में टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ये आपने देखा भी होगा कि इसको पकड़ के अगर हम लोग यहां से छोड़ेंगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाता है इस तरीके से, राइट। सो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, बैक एंड फोर्थ ये मूव कर रहा है, एक मीन पोजीशन के अबाउट कर रहा है, एंड दिस इज नोन एज ऑसिलेशन। दिस इज नोन एज व्हाट, ऑसिलेशन ऑफ
पेंडुलम। ठीक है, तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, ये होता है एक मीन पोजीशन के अबाउट। अच्छा, यहां पे एक चीज आप देखिए ध्यान से, यहां पे क्या है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये क्या है जी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। ठीक है, तो टी क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या है ये, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसका मतलब कितनी देर में वो अपने एक साइकिल को पूरा कर रहा है, एक ऑसिलेशन को पूरा कर रहा है, मतलब एक बार जाके वापस आ गया, कितनी देर में कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिससे उस पेंडुलम बॉब को लटकाया हुआ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बहुत बढ़िया। अच्छा, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो आकर्षण होता है धरती की ओर, तो जिस एक्सेलरेशन से, जिस त्वरण के साथ में, ज्यादा हिंदी हो रही है, होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरी सिंपल। ओके, तो बाय एक्सपेरिमेंट्स हमें ये ऑब्जर्व हुआ है, ऑब्जर्वेशंस रिवील दैट ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चलता है कि, ध्यान से देखिएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज ए फंक्शन ऑफ लेंथ एंड जी। एल और जी का ये क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर, ये किसका फंक्शन है, एल और जी का। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता क्या एल की कुछ पावर ए होगा और जी की कुछ पावर बी होगा, सही, राइट, और कुछ कांस्टेंट यहां पे के आ जाएगा। भाई फंक्शन है, फंक्शन मतलब किस नेचर का होता है, जैसे अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि फोर्स जो है ना वो फंक्शन है मास इंटू एक्सेलरेशन का, मास और एक्सेलरेशन का, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम यहां पे कांस्टेंट 1 है, मास की पावर 1, एक्सेलरेशन की पावर 1, ऐसे बोल सकते हैं, हाँ या ना। उसी प्रकार से अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही फोर्स की बात करूं, और मैं मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में फंक्शन चेंज हो जाएगा m1 m2 अपॉन में r² और g अलग, तो g एक कांस्टेंट आ गया। तो देखो ना, m की पावर a, r की पावर, तो इस तरीके से हमने देख लिया, सही है। और k क्या है, कोई कांस्टेंट है, k क्या है जी, कोई कांस्टेंट है, साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है, k इज सम कांस्टेंट, हमें नहीं पता ये क्या है, कोई कांस्टेंट है बस। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि t इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, g की पावर b, अगर ऐसा है कांस्टेंट लगाएंगे k आ जाएगा, बात खत्म, हाँ या ना, k टाइम्स l की पावर a, g की पावर b, सही है। अब आइए, डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या कहती है, इस साइड के डायमेंशन इस साइड के डायमेंशन सेम होंगे, बढ़िया। तो यहां पे हो गया t, टाइम के डायमेंशन में आएगा क्या, मास होगा क्या, नहीं जी, मास 0 है, लेंथ होगा क्या, नहीं जी, टाइम होगा क्या, हाँ एक बार तो है, सही। k की कोई डायमेंशन नहीं है, नंबर है, नंबर की डायमेंशन नहीं होती, बता चुका हूं मैं, राइट, नंबर की डायमेंशंस नहीं होती हैं, ठीक है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं है। अब क्या हो गया, एल, एल में मास है क्या, नहीं, लेंथ है क्या, हाँ, कितनी पावर ए, और टाइम है क्या, नहीं जी। जी में देखिए, मास होगा क्या, नहीं, अरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, एल 1 टाइम है, और टी कितनी बार है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी पूरे की पावर बी, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं m0 l0 t1, और इधर आ गया देखो m0 la t0, और इधर आ गया m0 l की पावर b और t की पावर -2b, सही बात है, सही बात है जी, कोई दिक्कत नहीं यहां पे, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, देखते जाइए कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद में मैं यहां पे लिख रहा हूं m0 l0 t1, बहुत बढ़िया,
सही है, m0 l0 t1। और यहां पे हो गया m तो 0 है टोटल, यहां भी नहीं है यहां भी नहीं, m0। अच्छा l की पावर अगर आप देखोगे इनटू में है तो पावर जुड़ जाती है ना, सेम बेस पावर इनटू में जुड़ जाती है a प्लस बी। और t की पावर में क्या आ जाएगा, यहां 0 या -2b, खत्म। अब कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ की पावर को पकड़ के क्या कर दीजिए, कंपेयर मार दीजिए। अभी देख लेते हैं, ये हो जाएगा, देखो L की पावर कितनी है 0, और यहां पे कितनी है a प्लस बी, तो a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए 0, तभी तो डायमेंशनली होमोजीनियस। यानी a की वैल्यू क्या आ गई -b, बढ़िया। a की वैल्यू कितनी आ गई -b। अच्छा t की पावर उधर क्या है -2b और इधर क्या है 1, यानी b की वैल्यू आ गई -1/2, बढ़िया। इसीलिए a की वैल्यू क्या आ गई 1/2, खत्म, क्योंकि ये -b के बराबर है, राइट। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते, काइंडली कॉपी इट डाउन, कॉपी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे ये आया, इसका मतलब a और b को रिप्लेस कर दो ओरिजिनल इक्वेशन में, t आ गया कितना l की पावर में, a था ना, a का मतलब 1/2 और g की पावर में, अच्छा k भी था यहां पे, की पावर में -1/2। 1/2 तो रूट होता है k टाइम्स रूट अंडर l अपॉन g, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, सही है। अच्छा, और एक्सपेरिमेंट से आप आगे चल के पढ़ेंगे, बाय एक्सपेरिमेंट्स, ये जो k है ना, k हमारे पास क्या आ गया 2 पाई आता है, देयरफॉर ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की इक्वेशन है ये हो जाती है 2 पाई रूट अंडर l/g। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए सर, जब एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ा तो हमें क्या जरूरत थी डायमेंशनल होमोजेनिटी से सॉल्व करने की। सुनिए, हमें यह पता चल रहा है अगर आप डायमेंशनल होमोजेनिटी से सॉल्व करते हैं, आपसे पूछा गया लेंथ अगर 2 गुना कर दी तो टाइम पीरियड √2 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना कर दी तो 2 गुना हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सही बात है। अच्छा, अगर मान लीजिए पोल पे ले जाके कर रहे हैं, ठीक है, तो पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है इक्वेटर के मुकाबले, तो ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पोल और इक्वेटर पे बदल जाएगा। तो जो नेचर है, जो डिपेंडेंसी है, वो हम लोग देख रहे हैं यहां पे किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो ये एक एडिशनल हमको बेनिफिट देता है इसको समझने में। सो दैट इज हाउ डायमेंशनल होमोजेनिटी इज कैरिड आउट। कुछ क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा पार्ट 2 इस लेक्चर में, क्योंकि 40 मिनट आई गेस, हाँ 40 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप लोग इतना कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और चीजें देखेंगे, राइट। तो प्लीज जरा इसे कॉपी कर लीजिए, 1 मिनट का समय लगेगा ज्यादा से ज्यादा, काइंडली डू इट।
ये हो गया। इतनी देर तक आप मेरे साथ रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।